Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in today's lecture of a deficient demand. So we have already discussed the concept of deficient demand in our previous lecture. Now we state in another way. So what is that? So सबसे पहले हम अपना टॉपिक ही जो है वो आज बात करते हैं दैट इज अ डेफिशिएंट डिमांड और डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो हमने इसको कैसे देखा था। अब इसके लिए हमने सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक डायग्राम बनाई थी। डायग्राम के अंदर वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स हमने लिए। सबसे पहले हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाई 45 डिग्री पे। फिर क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया। सो ये क्या हो गई, ये हो गई पैरेलल। सो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एफ पॉइंट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का आ गया। सो उसके अकॉर्डिंगली ओ एन लोग आपकी इकोनॉमी में हैं जो काम करने वाले हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट आए तो उसके लिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये होनी चाहिए एडीएफ, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो हमने कहा था कि अब डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब जितनी डिमांड चाहिए उतनी नहीं है बल्कि उससे कम है। तो कम है मतलब ये है एडीयू। पर मैंने ये भी कहा था, ध्यान रखिएगा कि एडीएफ और एडीयू ये दोनों जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि द गैप बिटवीन द टू इज ओनली ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कौन सी इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। सो अब एक्चुअली इक्विलिब्रियम आ रहा है ई पॉइंट पे, वहां पर जो काम मिल रहा है N1 लोगों को काम मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट U कोट कर दूं तो मैं बोलूंगा दिस इज माय डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड किसके बराबर है? वो है FU के बराबर। ठीक है। सो अगर हम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड को हमने जब डिफाइन किया था तो हमने कैसे किया था? हमने कहा था, मैंने जो एक डेफिनेशन दी थी, मैंने कहा था इन डेफिशिएंट डिमांड aggregate demand is less than its own full employment level। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इज लेस देन होगी इट्स ओन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से कम होगी। जो हमने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए आपकी एग्रीगेट डिमांड एडीएफ होनी चाहिए। रियलिटी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो एडीयू है, मतलब जितनी होनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड खुद अपने ही फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से कम है। नंबर 2, इसमें एक चीज और है, हम वो भी लिख सकते हैं कि इन डेफिशिएंट डिमांड AD aggregate demand is less than the full employment level of aggregate supply curve। ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट में क्या कहता है, वो कहते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से तो कम है, पर साथ के साथ वो एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से भी कम है। क्योंकि देखो एग्रीगेट सप्लाई का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या, भी एग्रीगेट सप्लाई ये कह रही है, ध्यान से सुनना, एग्रीगेट सप्लाई ये बोल रही है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर पहुंचूं, आप मुझे एग्रीगेट सप्लाई समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं बीइंग एग्रीगेट सप्लाई, मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यानी कि एग्रीगेट सप्लाई अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे आऊं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं सारे के सारे लोगों को काम दूं, मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आऊं, मैं आउटपुट अपने मैक्सिमम करूं, मैं एग्रीगेट सप्लाई मैक्सिमम करूं, मैं इनकम मैक्सिमम करूं, तो उसके लिए भाई साहब इकोनॉमी के अंदर ना एग्रीगेट डिमांड एडीएफ लेके आओ,
तभी मैं सारे के सारे लोगों को काम दे सकती हूं, बीइंग एग्रीगेट सप्लाई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे आऊं, तो उसके लिए क्या करो, एडीएफ एग्रीगेट डिमांड दिखाओ। आप कह रहे हो ना जी, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो तो एडीएफ नहीं है, वो क्या है, वो तो एडीयू है। मैं कहूंगा जब तेरे पास एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है तो फिर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेवल पे आके क्या करूंगी। मतलब अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वही कम है, अब मेरे को आप ये कह रहे हो कि ना एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, पर ना भैया बहन जी एग्रीगेट सप्लाई वाली सिस्टर आप ना फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाओ। मैं कहूँ ना मैं तो नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे आ गई तो क्या होएगा, तो मैंने तो उतनी प्रोडक्शन कर देनी है जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, पर इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं है तो मेरी तो गुड्स बिकेंगी नहीं, मुझे तो लॉस हो जाएगा, मेरा तो जो स्टॉक है वो अनसोल्ड में आ जाएगा, जो मेरा प्रोड्यूसर है उसको तो लॉस हो जाएगा, मैं तो नहीं आती। तो क्या होगा, जो डेफिशिएंट डिमांड है उसके अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से तो कम है ही है, साथ के साथ वो एग्रीगेट सप्लाई का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे भी क्या है, उससे वो कम होगी। सो ये दो चीजें जो हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। सो दिस इज द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, नाम से पकड़ लीजिए, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगा, डेफिशिएंट होगी, कम होगी। किससे कम होगी, एक तो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होगी, एक एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होगी, दोनों केस में वो डेफिशिएंट डिमांड है। ठीक है, अब इसी जो डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इसी से हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो निकलता है, और दोनों में सिमिलरिटी है, और उसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी मतलब इसको हम वर्ड बनाएंगे डिफ्लेशन। अच्छा, हमने एक वर्ड ऑलरेडी सुना हुआ है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब देखना जरा, ये इन्फ्लेशन है और ये डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मैंने एक बार समझाया था कि इन्फ्लेशन वर्ड जो है वो निकला है इन्फ्लेट से। इन्फ्लेट क्या होता है, फुलाना। इन्फ्लेट क्या होता है, किसी भी चीज को फुलाना। जैसे मान लो हमारे पास एक बैलून है, तो हम बैलून में हवा भरते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, मैं ये कहूंगा कि मैं बैलून को इन्फ्लेट कर रहा हूं, मतलब मैं बैलून को फुला रहा हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं। अब सोचो कि वो जो बैलून है वो कब एक्सपैंड होगा, वो कब फूलेगा। आप सोचो, आपने क्या किया, ऐसे हवा भरी बैलून के अंदर और उसको छोड़ दिया, तो हवा निकल जाएगी, वो फैलेगा नहीं। आपने फिर से हवा भरी, आपने फिर से छोड़ दिया, तो वो फिर से नहीं फैलेगा। आपने 3-4 बार ऐसे किया पर बैलून नहीं फूला। आप बोलोगे मैं हवा तो भर रहा हूं पर बैलून फूल नहीं रहा, बैलून इन्फ्लेट नहीं हो रहा। पता क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो आप उसके अंदर एयर डाल रहे हो ना, एयर जो उसमें आप डाल रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो। हम आमतौर पे कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इट इज द राइज इन प्राइसेस। मतलब जो उसके अंदर एयर फिल की जा रही थी वो क्या है, वो इंक्रीज इन प्राइसेस थे, पर फिर भी बैलून इन्फ्लेट नहीं हुआ, मतलब फिर भी इन्फ्लेशन तो फिर भी ना आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि जो मैंने प्राइसेस इन्फ्लेट किए थे, जो मैंने इंक्रीज कराए थे, मैंने छोड़ दिए, तो वो फिर से बाहर निकल गए। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन डजंट मीन राइज इन प्राइसेस ओनली, इट मीन्स कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। मतलब जब इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो कॉन्टिन्यूअसली राइज करेंगे। आप बैलून के अंदर जो एयर फिल कर रहे हैं, आप उसको कॉन्टिन्यूअसली फिल करते जाइए, मतलब आपने बीच में एयर को छोड़ना नहीं है, आपने बाहर नहीं निकलने देना, भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी के अंदर अगर लगातार लंबे टाइम तक प्राइसेस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और कम नहीं होते, हम उसको कहेंगे इन्फ्लेशन। ठीक, तभी बैलून इन्फ्लेट होगा। अब डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन भी वही चीज है। डिफ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन का एंटोनियम, उल्टा। अब ये कहना कि डिफ्लेशन मींस फॉल इन प्राइसेस,
wrong. It's not fall in prices. It means a continuous fall in prices. जैसे इन्फ्लेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइसेस होता है, वैसे ही डिफ्लेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉल इन प्राइसेस होता है। जब इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस हैं बड़े लंबे टाइम तक फॉल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और दोबारा से राइज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है। तो इसी डिफ्लेशन से हमने वर्ड निकाला डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशन कब आता है? आपके पापा, सपोज करो कि आप किसी के, आप में से किसी के पापा शॉपकीपर है, तो आज घर पे आए तो उन्होंने कहा आज तो ना बड़ी मंदी रही। मतलब आप मीनिंग निकालो इसका। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस डाउन करने पड़े। अगर मान लो कि कोई सब्जी वाला है और वो ये कहता है आज मुझे अपनी सब्जी जो है वो कम रेट पे सेल करनी पड़ी, क्यों? अगर उसकी सब्जी जितनी उसके पास थी, अगर उतने कस्टमर उसके पास आ गए होते तो वो अपने कम रेट पे क्यों बेचता? बात सोचने वाली है। अगर जितनी सब्जी वो लेके गया मार्केट के अंदर, अगर उतने ही कस्टमर उसके पास सब्जी परचेस करने के लिए आ जाते तो वो कम रेट क्यों करता? वो कहता है जितनी मेरे पास सब्जी है मेरे पास उतने ही कस्टमर आ जाते हैं, तो मैं फॉल क्यों कराऊं अपना रेट, मैं रेट कम क्यों करूं? बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। हमारे फाजिलका शहर के अंदर एक हमारे अंकल हैं, उनकी शॉप है, वो समोसे बनाते हैं। उनका नाम है देस, देस DES, देस राज, DESRAJ, देस राज। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आपका शाम को मान लो 5 बजे दिल कर पड़ा कि आज हमने समोसे खाने हैं, तो आप उनकी शॉप पे जाएंगे ना तो आपको समोसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंकल ने क्या करना है, 4 बजे शॉप बंद करके घर पे चले जाना है। रीजन बीइंग दैट कि उनके टाइमिंग है, उनके टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक उसने समोसे बनाने हैं, उतने ही बनाने हैं। उसको पता है कि मेरे इतने समोसे बिकते हैं रोज के, वो 4 बजे शॉप बंद करके घर चले जाते हैं, उससे ज्यादा बनाते ही नहीं। वो कहता है हमें बनाने की जरूरत ही नहीं, 4 बजे आराम से घर पे जाओ। मतलब उसको पता है मैं जितने समोसे बनाऊंगा मेरे सारे के सारे समोसे बिक ही जाने हैं 4 बजे तक, उसके बाद बनाता ही नहीं और वो अपना रेट भी डाउन नहीं करता। वो कहता है अगर मान लो मैं रात को 9 बजे तक बैठा रहूं, समोसे बना बना के रखता जाऊं, ठीक है, तो लोग नहीं आएंगे, शाम को वेस्ट हो जाएंगे या कोई नहीं बिकेगा, या रात को मुझे लगेगा ये तो सुबह खराब होने वाले हैं तो मैं उसको सस्ते रेट पे बेचूंगा, करना पड़ेगा। मतलब रेट कब कम करना पड़ेगा, डिफ्लेशन कब आएगी, जब आपके पास जितनी गुड्स हैं लोग उतनी गुड्स परचेज नहीं कर रहे। सब्जी वाले क्या करते हैं, रात को जब आप सब्जी मंडी में जाएं कभी रात के टाइम पे, तो क्या होगा, आपको सब्जी सस्ती मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उस टाइम पे जितना बिकना होता है बिक बुक जाता है। अब सब्जी वाले को पता है कि जितनी सब्जी पड़ी है, अगर ये मैंने आज के आज अभी के अभी सेल नहीं की तो सुबह ये खराब हो जाने वाली है। तो क्या कहता है, वो कहता है जितने मिलते हैं उतने पक्के सेल करके खत्म करो। तो वो क्या करता है, प्राइस डाउन कर देता है, मतलब डिफ्लेशन ले आता है। प्राइस डाउन कब हुए, जब उसने क्या किया, मार्केट के अंदर गुड्स जो हैं वो ज्यादा ले आया पर उतनी डिमांड हुई नहीं, उतनी चीजें बिकी नहीं, तो जो अनसोल्ड गुड्स थी उसको क्या करना पड़ा, कम रेट पे बेचना पड़ा। क्या हुआ, डिफ्लेशन आई। अब ध्यान से सोचो मैंने अभी क्या बोला, मैं पूरी डेफिनेशन बोल गया डिफ्लेशनरी गैप की, कि जितनी चीजें वो मार्केट में लेके आया, मतलब जितनी एग्रीगेट सप्लाई हुई, ठीक है, उतनी चीजों की डिमांड नहीं हुई, मतलब डिमांड रहेगी उससे कम। तो क्या होगा, अब सप्लाई हो गई, डिमांड उतनी हुई नहीं, क्या होगा, गैप रह गया बीच में, वो गैप रह गया तो वो क्या होगी, अनसोल्ड गुड्स होंगी। क्या करना पड़ेगा, उसको उतना सस्ता बेचना पड़ेगा। अब जितना ये गैप ज्यादा होगा, मतलब जितनी उसके पास अनसोल्ड गुड्स ज्यादा होंगी, उसको उतने ही कम रेट पे इसको सेल करना पड़ेगा, उतनी डिफ्लेशन, उतनी मंदी ज्यादा आएगी। अल्टीमेटली क्या है डिफ्लेशनरी गैप, क्या है डिफ्लेशनरी गैप, एक्चुअली क्या है, डेफिशिएंट डिमांड ही है। क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से कम रह जाती है, तो क्या होता है, अगर मान लो प्रोड्यूसर ने सप्लाई कर दी सोच के कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आया नहीं, एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी, उसकी चीजें बिकनी नहीं, उसकी चीजें अनसोल्ड रह जाएंगी, वो क्या करेगा, उसको कम रेट पे बेचेगा, तो डिफ्लेशन आएगी। अब कितनी डिफ्लेशन आएगी,
वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से और एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से कितनी कम है। तो वो क्या है, वो डिफ्लेशनरी गैप है। अल्टीमेटली आपने करना क्या है, जो हमने अभी जो है डेफिशिएंट डिमांड वाली डायग्राम बनाई थी, आपने सेम डायग्राम जो है वो फिर से बना देनी है। ठीक है, सो हम वो सेम डायग्राम जो है वो फिर से बनाने वाले हैं यहां पे। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही, सबसे पहले y एक्सेस यहां पे एग्रीगेट डिमांड, x एक्सेस यहां पे एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई 0 से पहले 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे इंक्रीज कराई, उसके बाद इसको वर्टिकल कर दिया, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया F। उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी के अंदर ON लोग काम करने वाले, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए सो उसके लिए एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए ADF। ठीक है, एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इससे कम है और वो है ADU। इतनी कम है, तो कितनी कम है, U कम है। इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, E पॉइंट पे, उसके अकॉर्डिंगली काम मिल रहा है N1 लोगों को। सो डिमांड कितनी कम है, FU इतनी कम है। इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको बोला था दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो इफ दिस इज डेफिशिएंसी तो इतने ही प्राइस कम हो जाएंगे। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, गैप आ गया, पहली बात तो गैप समझो, गैप आ गया किसके बीच में, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के बीच में एक गैप है, और वो गैप कितना है, वो FU है। और ये गैप कर क्या रहा है, ये गैप ये कर रहा है कि ये आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस हैं उनको डाउन कराएगा। डाउन क्यों कराएगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो अगर बाय चांस, आई एम यूजिंग द वर्ड बाय चांस, अगर इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है अगर बाय चांस वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली हो गई, सो डिमांड से कम रह जानी है, डिमांड डेफिशिएंट रह जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, वो सेल नहीं होंगी, अनसोल्ड गुड्स क्रिएट हो जाएंगी, उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो क्या होगा, कम होगी, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब कितने प्राइस कम होंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड जो है वो कितनी डेफिशिएंट है। अगर सपोज करो कि आपकी डिमांड कर्व जो है वो ये होती, आपकी डिमांड होती ये ADH, अब फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है F, तो आपकी इकोनॉमी में है H, अब कितनी कम है, FH कम है। अब ज्यादा कम है तो क्या होगा, ज्यादा प्राइस डाउन होंगे। यहाँ पे FU है, ये कम तो है पर उतनी कम नहीं है, यहाँ पे कम प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, तो प्राइसेस कितने कम होंगे, डिफ्लेशनरी गैप कितना आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड जो है वो कितनी है। तो जितनी डेफिशिएंट डिमांड होगी प्राइसेस एग्जैक्टली उतने ही कम होंगे, सो उतना ही जो है वो डिफ्लेशनरी गैप आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो आ जाएगा। Now it's clear to you? So अब हम बात करते हैं, अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, आप इसके कंसीक्वेंसेस बोल सकते हैं या आप इसके रिजल्ट बोल सकते हैं या आप इसका इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल लीजिए। कंसीक्वेंसेस बोल लीजिए, रिजल्ट बोल लीजिए, या आप इसका इफेक्ट बोल लीजिए कि अगर इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिफ्लेशनरी गैप है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा। पहला रिजल्ट तो ये निकलेगा कि अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द producers remain unsold। ठीक है, पहली बात तो यही होगी कि जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की होगी फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली उतनी प्रोडक्शन उनकी सेल नहीं होगी। पहला रिजल्ट तो ये निकलना है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि जितना उन्होंने प्रोडक्शन करी उतनी जो है वो उनकी प्रोडक्शन सोल्ड नहीं होगी, तो क्या होगा, अनसोल्ड हो जाएगी।
इससे क्या होगा, अब मैं हर एक अगला पॉइंट जो वो क्या कर रहा हूं, पिछले वाले के साथ में उसको कॉरिलेट करूंगा ताकि आपको पॉइंट याद रखने इजी हो जाए। कोई हैप्पैज़ार्ड वे के अंदर हम नहीं लिखेंगे, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, आपने भी वही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ गुड्स विद द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब ये इसका सेकंड इफेक्ट हो गया। जो आपकी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन की थी, वो क्या हो जाएगी, वो अनसोल्ड होगी। अनसोल्ड होगी तो क्या करना पड़ेगा, सामान नहीं बिका। सामान नहीं बिका तो उनको वो जो सामान नहीं बिका वो क्या करना पड़ेगा, वो उनको अपने स्टॉक के अंदर जो है वो डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उनका जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स उनके पास जो पड़ी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से सोचिए, भी चीज बनाई थी, मान लो 100 चीजें सोची उन्होंने भी, अगर फुल इंप्लीमेंट होगी ना तो 100 चीजों की डिमांड होगी, तो उन्होंने 100 की प्रोडक्शन कर दी। डिमांड कम रह गई, डिमांड रह गई 80 की, मतलब 20 चीजें सेल नहीं हुई। सो क्या हुआ, जो भी थी वो अनसोल्ड रहेंगी। अब जो 20 गुड्स उनकी सेल नहीं हुई वो क्या करेंगे, उसको अपने गोडाउन में डालेंगे। भी देखो जी, प्रोडक्शन करी थी 100 की, डिमांड हुई नहीं, डिमांड हो गई 80 की, तो डिमांड 20 कम, डिमांड 20 कम, तो 20 चीजें हमारी सेल नहीं हुई। नहीं सेल हुई तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अपने गोडाउन में डाल रहे हैं। मतलब उनके पास जो टोटल स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर वो कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक पड़ा है, भाई 20 चीजें तो पिछली बार सेल नहीं हुई, वो तो ऑलरेडी पड़ी हैं, अब अगले साल और प्रोडक्शन करनी है। अब वो क्या करेगा, अब वो बंदा डरेगा। क्यों डरेगा, इस बात से डरेगा कि पिछली बार फुल एम्प्लॉयमेंट को सोच के प्रोडक्शन की थी जो कि सेल नहीं हुई। अब इस बार अगर मान लो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट को सोच के प्रोडक्शन कर दूं तो वो फिर ना सेल हो, तो फिर मेरे को तो फिर नुकसान होंगे। वो क्या करेगा, वो डरेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब वो अपना प्रोडक्शन का डिसीजन लेगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि देखो पिछली बार ज्यादा प्रोडक्शन कर दी थी, उतनी सेल नहीं हुई, इस बार मैं तो नहीं करता जी प्रोडक्शन। तो अगली बार वो अपना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम द प्रोड्यूसर्स, देखो हर एक पॉइंट पिछले के साथ कॉरिलेट हो रहा है, द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस lesser amount of output। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अगर आउटपुट कम प्रोड्यूस करनी है, क्यों, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर प्रोडक्शन ही पिछली बार से कम करनी है तो फिर पिछली बार वाले लोगों को काम देके क्या करूंगा, क्योंकि अगर मुझे पिछली बार से कम प्रोडक्शन करनी है तो मैं जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसको भी कम कर दूंगा। कि मैं उनको बोलूंगा कि देखो जी पिछले साल 100 चीजें बनाई थी, सेल नहीं हुई, 80 बनी है, ठीक है, पिछली बार 80 सेल हुई थी, इस बार मैं प्रोडक्शन कम करने वाला हूं, उसके लिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप जाओ, आपकी छुट्टी। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द लेवल of employment in the economy will fall। इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं करनी तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा। अब अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, अब हम पिछली बार से कम लोगों को काम दे रहे हैं, तो इसका मतलब जितनी इनकम हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पिछली बार दे रहे थे, इस बार हम इनकम उनको पिछली बार के कंपैरेटिवली कम दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट, अब हर बार एज अ रिजल्ट लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले वाले का रिजल्ट है। एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ इनकम in the economy will fall। तो इससे इनकम का लेवल कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिल रही थी उसका लेवल हो गया पहले से कम, लेवल डाउन। अब जब इनकम ही कम हो गई उनकी तो वो क्या करेंगे, अब सोचो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कुछ इनकम हो रही थी जब उनको काम मिला हुआ था,
हमने क्या किया, उनको काम से बाहर निकाल दिया, काम से बाहर निकाला, अनएम्प्लॉयमेंट आई, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ, उनको इनकम मिलनी बंद हो गई, इनकम का लेवल कम हो गया। अब जब इनकम का लेवल ही कम हो गया तो अगली बार वो क्या करेंगे, अब इनकम ही नहीं है तो वो डिमांड भी कम करेंगे। सो फिर से लिखो एज अ रिजल्ट द लेवल of aggregate demand in the economy will fall। ठीक है, अब चेक करो, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडीएफ थी, आपकी इकोनॉमी में एक्चुअली थी एडीयू, तो इतनी डेफिशिएंट थी, डेफिशिएंसी थी, तो अगली बार सोच लिया कि हम कम प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए क्या किया, लोगों को काम से बाहर निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, उससे क्या हुआ, उनकी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो उन्होंने डिमांड और कम कर दी, अब आपकी डिमांड कब बन गई, एडीएच। अब जब डिमांड और कम हो गई इकोनॉमी के अंदर तो क्या होगा, अब नंबर 7 यहां पे आने वाला है, एग्रीगेट डिमांड और कम हो गई, सो फिर से लिखो एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ, अब डिमांड और कम हो गई है तो क्या करेगा, अगले बार वो क्या करेगा, वो कहेगा पिछली बार एडीयू के हिसाब से प्रोडक्शन करी थी 80 की, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 चाहिए थी, एक्चुअली 80 हुई थी, हमने प्रोडक्शन कर दी 80 की, अब क्या हो, उससे अनएम्प्लॉयमेंट और फैल गई, अब रह गई 60 की, अब 20 और नहीं सेल हुई, तो क्या होगा, अब इससे अगली बार क्योंकि डिमांड और कम हो गई है 0.6 के अकॉर्डिंगली, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम विल फॉल। अब ये आउटपुट का लेवल, इनकम का लेवल और कम हो जाएंगे, क्यों, देखो अब एग्रीगेट डिमांड जो आपकी एडीएच बनी, उसने एग्रीगेट सप्लाई को कट किया यहां पे E1 E2 पे, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो उससे क्या होगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, क्या होगा, एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ एडी, अब इससे क्या होगा, अगेन फॉल, एग्रीगेट डिमांड और कम हो जाएगी, और सबका जो कंक्लूजन निकलेगा नंबर 9 पे, इकोनॉमी विल फॉल इन अ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ये पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर फंस जाएगी। ट्रैप क्या होता है, जाल, जाल में फंस जाना, किसका जाल, लो लेवल इक्विलिब्रियम, यानी हर बार पहले क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट एफ था, इससे क्या हुआ, डिमांड कम हुई तो आपको नीचे ले आया ई पे, डिमांड और कम हुई वो आपको E2 पे ले आया, इससे डिमांड और कम होगी, मान लो बोलगी, मान लो एडीए हो गई, तो उसने क्या करना है, आपको यहाँ पे E3 पे ले आना है, हर बार आपका जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, आप नीचे 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 जा रहे हो, रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपकी इकोनॉमी जो है वो एक ऐसे जाल में फंस जाएगी जहां पर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, उसके करके एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो उससे क्या होगा, आउटपुट कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम करेगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो और डिमांड कम हो जाएगी, जब और डिमांड कम होगी वो अगली बार और कम प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, अगली बार और कम प्रोडक्शन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम कर देगा, उससे इनकम और कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, इनकम कम हो गई, अब फिर से डिमांड कम हो जानी है, डिमांड कम हो जानी है, उसके लिए वो और प्रोडक्शन कम कर देगा, उसके लिए और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम कर देगा, उसके लिए और इनकम कम हो जाएगी, अगली बार फिर डिमांड कम हो जाएगी, सो डिमांड कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो आपकी इकोनॉमी नीचे 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 जानी शुरू हो जाएगी और आप लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर जो है वो फंस जाओगे। सो दिस इज द कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और द डेफिशिएंट डिमांड, दोनों आ जाए सेम होगा, डिफ्लेशनरी गैप के भी यही कंसीक्वेंसेस होंगे और डेफिशिएंट डिमांड के भी यही कंसीक्वेंसेस होंगे, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो सेम चीज है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट और हमारे कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। सो नाउ वी डिस्कस अनदर टॉपिक, अब ये तो डिफ्लेशनरी था,
अब हम एक और टॉपिक करते हैं, क्योंकि हमने अपने चैप्टर, अब ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये ध्यान रखना, जो डेफिशिएंट डिमांड है वो एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। तो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये क्या करती है, ये इकोनॉमी को डाउनवर्ड लेके जाती है, उसका इक्विलिब्रियम का जो लेवल है उसको नीचे 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 लेके जाती है, उसको फिर वापस ऊपर जो है वो नहीं आने देती। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्रॉब्लम। सो द चैप्टर नेम इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सो डेफिशिएंट डिमांड हो गई ना। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, जो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड क्या है, इसको समझना है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से अपनी पुरानी डायग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी। अब यहां पे वाई एक्सेस, यहां पे एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सेस, एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले 45 डिग्री पे एग्रीगेट सप्लाई जा रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आया, सो आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कांस्टेंट हो गई। यहां पे ये एफ पॉइंट जो है वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का है, और उसके अकॉर्डिंगली ओ एन जो है वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब अगर आप चाहते हैं सारे के सारे लोगों को काम मिले तो क्या होना चाहिए, आपको एफ पॉइंट पे होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि जो आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड की कर्व है वो होनी चाहिए एडीएफ। अगर एडीएफ है तो वो क्या करेगी, एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम मिल जाएगा। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं होगा जो इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड होगा। मतलब दिस इज द डिजायर्ड पॉइंट एवरी इकोनॉमी वांट्स। ठीक, पर अगर सोचो कि इकोनॉमी के अंदर जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है एक्चुअली में वो एडीएफ है ही नहीं। जो एक्चुअल डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो है ये, वो है एडीई। अब सोचो अब क्या होगा, अब होनी चाहिए एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्चुअली कितनी है एडीई। तो अब सोचो कि अब यहां पे मैं एक पॉइंट कोट कर देता हूं ई। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए एफ है कितनी, ई। अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो क्या होता, वहां पर आपके सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड एडीएफ होती, अगर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली होती तो आपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगा देना था, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेते, मैक्सिमम आउटपुट कर लेते, मैक्सिमम सप्लाई कर लेते, मैक्सिमम इनकम अर्न कर लेते, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो जाता, कोई इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड होता ही नहीं, बात खत्म। तो यहां पर जाके जब आप एफ पॉइंट पे पहुंचे, आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई, मतलब इसके बाद आप एग्रीगेट सप्लाई और नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपके पास जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, आपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगा दिया, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते तो आउटपुट का लेवल भी इंक्रीज नहीं कर सकते, एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज नहीं कर सकते, आपकी एग्रीगेट सप्लाई तो हो गई कांस्टेंट। मतलब अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूं कि अगर मैं चाहता हूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आए और वहां पर AT इज इक्वल टू AS हो, तो सपोज करो उसके लिए एग्रीगेट डिमांड चाहिए 100। तो ये जो मेरी F वाली है ये सपोज करो 100 ही है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे AT इज इक्वल टू AS थे। अब मेरी डिमांड चेक करो, 100 से ऊपर है, मेरी डिमांड है 150 सपोज, पर एग्रीगेट सप्लाई तो इंक्रीज नहीं होनी क्योंकि वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब अब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। ध्यान से सोचो, मैंने कहा जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या हुई, एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड में क्या होगा, ध्यान से सोचो, एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड में आपको जो कंडीशंस फुलफिल करनी है वो ये हैं, वही दो चीजें। पहली बात, इन केस ऑफ
excess demand, aggregate demand is more than its full employment level. ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड है एक्चुअली वाली वो है एडीई, वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से ज्यादा है, मतलब अपना फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल था 100, है कितनी 150, तो उससे ज्यादा है ना, तो कितनी ज्यादा है, ये एफ ई ज्यादा है, तो ये होगी हमारी एक्सेस डिमांड, मतलब आपकी डिमांड एक्सेस में है, जरूरत से ज्यादा है। तो एक तो वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से ज्यादा है। नंबर 2 क्या होगा, इन केस ऑफ excess demand, aggregate demand is more than the full employment level of aggregate supply। तो क्या होगा, वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाला जो लेवल है उससे तो ज्यादा है ही, साथ के साथ जो एग्रीगेट सप्लाई का फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लेवल है कितना 100, उससे भी ज्यादा है। मतलब अगर वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से तो ज्यादा ही होगी। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है, अगर हम बोलते हैं कि एक्सेस में है, ज्यादा में है, तो क्या होगा, एक्सेस में है, ज्यादा में है, तो क्या आएगा, हम कह लेंगे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो बोलेगा किससे ज्यादा है, मैं कहूंगा अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से भी। जितना एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए, अगर एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है तो जो जितनी ज्यादा होगी हम उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। हमारे डायग्राम के अंदर वो ई एफ ज्यादा है, सो ई एफ इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, जिसके अंदर क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से ज्यादा होगी, साथ के साथ वो एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से भी ज्यादा होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब ये प्रॉब्लम क्यों है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।